क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में किसी प्लेन पे जितने भी सारे बिंदु हैं उनके समुच्चय में एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। मान लेते हैं इसको मैंने सेट ए मान लिया ना, समतल में जितने भी समुच्चय हैं, जितने भी बिंदु हैं उनका जो सेट है उसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। इसमें एक रिलेशन है, डिफाइन है। देखो क्या है कि आर जो है पी कोमा क्यू, इसमें से दो बिंदु लेंगे, एक पी, कोई दो बिंदु ऐसे लेंगे पी और क्यू। पी की मूल बिंदु से दूरी ये देख लेते हैं, यूँ है ना, ये निर्देशांक से है ना, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। पी की मूल बिंदु से जितनी दूरी है उतनी क्यू की मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। ये दोनों दूरी क्या है, समान है। ऐसे संबंध लेंगे ना, ऐसे दो बिंदु लेंगे जिनमें ये संबंध लागू हो कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। ऐसे जो जितने बिंदु होंगे वो इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए द्वारा प्रदत्त संबंध एक आर एक तुल्यता संबंध है। मुझे सिद्ध करना है कि इसको एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, और तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दोगे इसको ना। पहले यहीं तक करते हैं इसको ना। आंसर में माना समतल में स्थित बिंदुओं का सेट इक्वल्स टू, मैंने मान लिया उसको ए, वह आर जो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, है ना। इसी सेट ए पे तो रिलेशन ही डिफाइन है, तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट। आर की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि पी कोमा क्यू, पी की मूल बिंदु से दूरी है ना, पी की मूल बिंदु से दूरी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। इसको मैं यूँ भी तो लिखता हूँ कि ओ पी बराबर ओ क्यू, जहाँ ओ मूल बिंदु है, ठीक है। ये रिलेशन जो इस फॉर्म में दे रखा था, पी की मूल बिंदु से दूरी वो क्या होगी, ओपी, और क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या है, ओक्यू, वो समान है, तो वो समान है। और मैंने बता दिया कि जहां वो क्या है, मूल बिंदु है। अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट मानेंगे सेट ए में, माना ए बिलोंग्स टू ए, है ना, इसलिए ये कैपिटल ए मान लेते हैं या स्मॉल ए मान लेते हैं। इसलिए ये बिंदु ए है ना, ये जैसे पी कैपिटल में दे रखा था उसने, उसी तरह मैंने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया ना। इसलिए बिंदु ए की मूल बिंदु से दूरी, चूंकि ओ ए बराबर होगी ओ ए, क्योंकि एक ही बिंदु है। आपने देखा डेफिनेशन लगाई है ना, ये डेफिनेशन लगाई इस पे, इस बिंदु ए पे, तो आपने देखा ये सेटिस्फाई हो, क्योंकि एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। इसलिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू है आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट मानते हैं, कैपिटल मानते हैं ना, माना P कोमा Q बिलोंग्स टू है A, सेट A में से कोई दो एलिमेंट माने P और Q, तथा P कोमा Q बिलोंग्स टू है R। ये तो करते अपन, दो एलिमेंट मानेंगे, उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट R में है, रिलेशन R में है, मतलब AB बिलोंग्स टू R है, उसको मैं प्रूफ करूंगा कि BA बिलोंग्स टू R हो तो सिमेट्रिक हो जाएगा ना। तो इसको यूँ लिखूंगा, P कोमा Q बिलोंग्स टू R है, इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी, OP बराबर हो जाएगी OQ, इसलिए जहां बता दो O क्या है, मूल बिंदु है। अगर OP बिलोंग्स टू OP बराबर OQ है तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, OQ बराबर क्या हो जाएगी OP, और ये क्या देगा कि Q कोमा P बिलोंग्स टू क्या है R फॉर ऑल P कोमा Q बिलोंग्स टू A। सेट A में से दो एलिमेंट के लिए P Q बिलोंग्स टू R है, तो QP बिलोंग्स टू B क्या है R, इसलिए R इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव, इसके लिए तीन एलिमेंट मानेंगे, माना A कोमा A भी रहने दो, B C D बिलोंग्स टू है A। तीन एलिमेंट माने सेट ए में से, तीन एलिमेंट माने कौन से,
बी, सी और डी कोई भी मान सकते हैं ना। बोले सर ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए सेट, ए खुद सेट, ए सेट को अपने नाम ए दे रखा है, इसलिए बी सी डी मान लिया ना। वह बी कोमा सी बिलोंग्स टू है आर। अपन ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, और अपन ये प्रूफ कर दें कि ए सी बिलोंग्स टू आर है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो बी सी बिलोंग्स टू आर माना मैंने, इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या होगी, ओ बी बराबर क्या होगी, ओ सी, समीकरण नंबर 1, तथा सी डी बिलोंग्स टू मैंने माना आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी डी बिलोंग्स टू आर, इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी, ओ सी बराबर ओ डी, समीकरण नंबर 2। देखो ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ डी बी ओ सी के बराबर, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ओ बी बराबर हो गया ओ डी। ये क्या दे रहा है, ये संबंध किस पे है कि बी और डी, बी की बिंदु मूल बिंदु से दूरी बराबर है डी की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों बी और डी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में है, बी कोमा डी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर। देखो बी सी बिलोंग्स टू आर, सी डी बिलोंग्स टू आर, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि बी डी बिलोंग्स टू आर है, इसलिए फॉर ऑल बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में से जितने भी एलिमेंट लेंगे उनके लिए ये ट्रांजिटिव है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। आर को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, इसलिए आर इज एन इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया क्वेश्चन। पुनः सिद्ध कीजिए, आगे देखो क्या पूछ रही है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P एक कोई बिंदु है जो मूल बिंदु नहीं है, देखो जो बराबर नहीं है 0 0 मतलब मूल बिंदु है, यहां कोई P है, ठीक है, कुछ भी उसके कोऑर्डिनेट है x y, P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। इस P से संबंधित, अब बोले सर संबंध कौन सा, संबंध जो क्वेश्चन में गिवन है वही कि बिंदु P से संबंधित कौन से बिंदु, जिनका संबंध, ये जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वही संबंध होना चाहिए। मान लेते हैं ये OP है, ये OP है ना, ये OP है, तो इससे इस P से संबंधित कितने बिंदु होंगे जो क्या होंगे, OP बराबर मान लेते हैं Q है, ये R है, ये S है, ये T है ना। तो ये P से अगर ये इस बिंदु P से अगर ये PQRST संबंधित हैं तो क्या होगा कि OP बराबर OQ बराबर OR बराबर OS बराबर क्या होगा OT। क्यों, क्योंकि इस संबंध क्या कह रहा है कि OP बराबर क्या है OQ, अगर ये दोनों आपस में संबंधित हैं तो OP बराबर क्या होगा OQ, और ये और P और R आपस में संबंधित है तो ये क्या देगा OQ बराबर OR। इसी तरह OP बराबर क्या देगा OS और OP बराबर देगा OT। तो ऐसे कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, है ना। इन सभी बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो क्या देगा, एक वृत्त देगा जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा ना। तो वह स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि बिंदु P जो बराबर नहीं है 0, 0 से संबंधित अनंत बिंदु होंगे, जिनका समुच्चय, जिन्हें आपस में मिलाने पर एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी OP। वह केंद्र क्या होगा, देखो हिंदी समझ में आ रही, मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना ना। वह केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, है ना। अर्थात नीचे लिख देना कि अर्थात P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय वे सभी बिंदु हैं जो वृत्त पर स्थित हैं, जो वृत्त कौन सा P से होकर जाएगा। ये तो स्टेटमेंट लिखना था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में
किसी तल में जितने भी त्रिभुज खींच सकते हैं, जितने भी त्रिभुज खींच सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, है ना, चाहे समद्विबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो ना, उन सभी त्रिभुजों का सेट क्या दे दिया उसने, ए है। समतल में जितने भी त्रिभुज खींच सकते हैं उन सभी का सेट क्या है, ए है। ठीक है, एक संबंध आर दिया है। कैसा संबंध दिया कि उनमें से कोई दो त्रिभुज लूं मैं, तो उन दोनों में आपस में संबंध क्या है कि T1 T2 का क्या है, समरूप है। मतलब ऐसे त्रिभुज जो आपस में समरूप हैं वो इस संबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले आपको इतना प्रूफ करना है कि ये जो संबंध है ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो पहले अपना इतना इक्वेशन करेंगे, है ना, आंसर में, क्योंकि समस्त त्रिभुजों का सेट इक्वल्स टू ए, वह आर जो है ए पर रिलेशन है, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तथा आर की डेफिनेशन क्या दी है, आर की डेफिनेशन है कि आर इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ठीक है, इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, आर इक्वल्स टू T1, T2, और ऐसे क्या है, सच दैट क्या है, T1 समरूप है। ये समरूप का निशान है, 10th क्लास में अपन ने देखा था। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक एलिमेंट मानेंगे सेट ए में से, माना T बिलोंग्स टू ए, चूंकि T सिमिलर टू T, कोई भी त्रिभुज खुद के क्या होता है, समरूप होता है, चूंकि कोई भी ट्रायंगल खुद के समरूप होता है, इसलिए T बिलोंग्स टू क्या है, R है। बोले सर कैसे, देखो कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है और जो दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं वो सारे इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो इसलिए T बिलोंग्स टू क्या हो गया, इस रिलेशन में आ गया। सो फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक। इसके लिए अपन दो एलिमेंट मानेंगे ए में, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू ए। सेट ए के दो एलिमेंट है और इन दोनों एलिमेंट पे रिलेशन एक T1, T2 बिलोंग्स टू आर करेंगे, वह T1, T2 बिलोंग्स टू है आर, है ना। T1, T2 बिलोंग्स टू आर मानना और T2, T1 बिलोंग्स टू आर में प्रूफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएगा जो रिलेशन है ना। ये T1, T2 बिलोंग्स टू आर है। अब ये इस वाले ऑर्डर पेयर पे मैं डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, T1 सिमिलर है किसके, T2 के। इस बात को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ कि T2 सिमिलर है T1 के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भी, T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी तो क्या होगा, समरूप। वही बात लिखी मैंने, T2 बिलोंग सिमिलर है T1 के, तो ये रिलेशन बता रहा है, तो ये इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस रिलेशन में आएगा। तो क्या आएगा कि T2, T1 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू A। सो अपन ने T1, T2 बिलोंग्स टू R लिया था और T2, T1 बिलोंग्स टू R प्रूफ कर दिया। सो R रिलेशन जो R है इज सिमेट्रिक। अब है ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसके लिए तीन एलिमेंट मानेंगे सेट ए में, लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू है ए। सेट ए के एलिमेंट है वह T1, T2 बिलोंग्स टू R। ये तो करते हैं अपन, ए बी सी तीन एलिमेंट मानते हैं और क्या करते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है। अपन प्रूफ करेंगे A, C बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ मेरा एलिमेंट T1, T2, T3 है, तो मैंने माना T1, T2 बिलोंग्स टू R है। इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो डेफिनेशन क्या देगी कि T1 सिमिलर है T2 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वह T2, T3 बिलोंग्स टू R है। ये डेफिनेशन क्या देगी, अब इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो T2 सिमिलर है T3 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड। T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के सिमिलर है, तो आपस T1 और T3 क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। T1 सिमिलर है T3,
ये क्या देगा कि T1, T3 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए में से 3 एलिमेंट लें तो उस पर लिए प्रूफ कर दी मैंने, है ना। सो R इज ट्रांजिटिव, संक्रामक भी हो गया, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। R को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते ही वो क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे देखो, भुजाओं 3, 4, 5 सेमी वाले समकोण त्रिभुज, एक ट्राइंगल है 3, 4, 5, ये T1 ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है बोल रहा है उसने, है ना। और भुजाओं 5, 12, 13, 5, 12, 13 वाला T2 है, समकोण त्रिभुज T2, तथा भुजाओं 6, 8, 10, एक त्रिभुज ये रहा 6, 8, 10, ये T3 है वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। इन तीनों पे विचार करें अपन, तीनों समकोण हैं, तीनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण हैं। आप देखते ही बोलोगे तीनों समरूप हैं। देखो, समरूपता के नियम अपन ने 10th क्लास में पढ़े थे। समरूपता के 4 नियम थे, ठीक है। पहला नियम था कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर आ जाए तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो, एक कोण का ही मुझे पता है, तीनों में एक एक कोण का ही पता है। इसी से निकला था दूसरा नियम, ए नियम। वो क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर आ जाए। कोण एक ही पता है मुझे, तो कोण वाला तो कोई सा नियम लगेगा नहीं। तीसरा नियम था SAS नियम। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और बीच वाला कोण 2 भुजाएं और बीच वाला 2 भुजाएं समानुपाती और बीच वाला कोण क्या हो, समान हो, है ना। देखो, एक कोण समान है, ठीक है। भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो भी संगत भुजाएं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका अनुपात इसके साथ लूँ तो 3/5, इसका अनुपात इसके साथ लूँ तो 4/12, तो क्या देगा ये 1/3, अनुपात समान नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरा नियम था SSS नियम की, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपने देखा इसका और इसका अनुपात आएगा, देखो 3/6। अनुपात लेना सिखाया था मैंने 10th क्लास में भी कि सबसे छोटी भुजा के साथ सबसे छोटी के साथ अनुपात, ठीक है। उससे बड़ी कौन सी, 4/8, उससे बड़ी कौन सी है, 5/10। क्या इनका सभी का अनुपात 1/2 आ रहा है क्या, देख लो, 1/2, 1/2 और 1/2। मतलब ये इस त्रिभुज की T1 की तीनों भुजाएं T3 की तीनों भुजाओं के साथ समानुपाती हैं, तो ये समरूप है दोनों। अब इस पर विचार करते हैं। 3/5, 4/12 और 5/13, इनमें कोई से का भी अनुपात बराबर नहीं आ रहा, तो ये तो समरूप नहीं है। इसी तरह ये भी नहीं होंगे, तो समरूप क्या होंगे, ये होंगे। वो कारण क्या होंगे, चूंकि T1 की तीनों भुजाएं वो पूछ रहा है कि कौन से त्रिभुज, इन तीनों में से कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित है, और संबंध कौन सा है इनमें कि समरूप होंगे तो ही संबंधित होंगे ना। तो वही बता रहा हूं मैं कि T1 की तीनों भुजाएं T3 की तीनों भुजाओं के साथ समानुपाती हैं, इसलिए SSS समरूपता नियम से T1 सिमिलर है T3 के। तो इस रिलेशन में वही तो ट्राइंगल आएंगे जो एक दूसरे क्या हो, सिमिलर हो। तो मतलब रिलेशन इस एक दूसरे से रिलेटेड कौन से हैं, T1 और T3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में सेट कौन सा दिया मुझे, जितने भी बहुभुज खींच सकता हूं उन सभी का सेट। बहुभुज मतलब त्रिभुज भी होंगे उसमें, चतुर्भुज भी होंगे। चतुर्भुज भी कैसे, त्रिभुज भी कैसे ही, समकोण त्रिभुज है ना, न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज। चतुर्भुज में आयत वर्ग है ना, समांतर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, जितने भी मैं बहुभुज खींच सकता हूं, षटभुज है ना, या सप्तभुज है ना, जितने भी बहुभुज में खींच सकता हूं उन सब का सेट क्या है, ए है। उसमें सारे के सारे प्रकार के त्रिभुज, सारे के सारे प्रकार के चतुर्भुज,
सारे पंचभुज, सारे षटभुज, सारे सप्तभुज, जितने भी बहुभुज हैं उनका सभी का मिला के सेट ए है। ठीक है, मैं आर इक्वल्स टू क्या दिया है कि उसमें से कोई दो बहुभुज छांटूं, है ना, P1 और P2, मतलब कोई दो बहुभुज छांटूं, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी, कैसे भी ना, तो उनमें संबंध क्या है कि P1 पर तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इन दोनों में जो भी बहुभुज छांटूंगा वो वाले बहुभुज इस संबंध के अंतर्गत आएंगे जिनमें जो भी दो छांट रहा हूं उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। मान लो मैंने ये एक त्रिभुज छांटा तो इसके समान, है ना, इसके साथ जो इस रिलेशन के अंतर्गत त्रिभुज जो भी बहुभुज आएंगे वो कौन से होंगे? त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? और त्रिभुज कैसे? सारे त्रिभुज, सारे, न्यून कोण भी, समकोण भी, अधिक कोण भी। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। पीछे वाले क्वेश्चन में से दो त्रिभुज जो सेट था वो त्रिभुजों का सेट था, उसमें से रिलेशन क्या था कि समकोण त्रिभुज, है ना, जो भी दो त्रिभुज उसमें से लेंगे वो समरूप थे। अब समरूप की बात नहीं चल रही है ना, ये सारे बहुभुज हैं, इनमें से वो वाले बहुभुज बाहर निकल के आएंगे, इस रिलेशन के अंतर्गत पेयर बनाएंगे जिनमें भुजाओं की संख्या समान है। समान संख्या समान होनी चाहिए, है कैसा उससे मतलब नहीं मेरे को ना। तो त्रिभुज के साथ समान संख्या वाला त्रिभुज ही बनेगा, ये पेयर बनाएगा, है ना। चतुर्भुज के साथ क्या बनाएगा? चतुर्भुज ही पेयर बनाएगा, क्योंकि इनमें सभी में समान भुजाएं हैं। पंचभुज के साथ पेयर कौन बनाएगा? पंचभुज ही बनाएगा। अब उससे मतलब नहीं है कोण कैसे हैं, है ना, अलग अलग हो, कैसे भी हो, बस भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, वो वाले आपस में क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इस रिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, प्रकार से परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें सिर्फ एक तुल्यता संबंध यहां तक क्वेश्चन करते हैं, पहले तुल्यता संबंध प्रूफ करते हैं ना आंसर में, क्योंकि समस्त बहुभुजों का सेट इक्वल्स टू ए दिया है, उसने दिया है ना, वह आर ए में सेट है, तो सब सेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का, तथा आर की डेफिनेशन क्या है कि आर इक्वल्स टू P1, P2 सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव, इसके लिए कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं ए में, लेट P बिलोंग्स टू ए। कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने, सिर्फ एक एलिमेंट, है ना, मान लो मैंने चतुर्भुज लिया, तो चतुर्भुज के साथ खुद के साथ तो रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं और खुद में तो एक चतुर्भुज, चाहे त्रिभुज लूं, चाहे चतुर्भुज लूं, चाहे पंचभुज, कोई सा भी लूं, आपस में तो संबंधित है ही संबंध के अंतर्गत, क्योंकि दोनों में क्या है? संबंध कौन से होंगे कि दोनों में भुजाओं की संख्या समान है। सिर्फ P में भी जितनी भुजाएं होंगी उसी P में वही समान भुजाएं होंगी ना। तो देखो, चूंकि P1 P व P में भुजाओं की संख्या, मैंने इस ऑर्डर यहाँ P1 P2 की जगह P रखा, तो P व P में भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए P, P बिलोंग्स टू होगा R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी P हैं, जितने भी P लूँ उनमें सब में खुद के साथ क्या होगा? उनका संबंध होगा। ठीक है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक, इसके लिए दो एलिमेंट मानेंगे, माना P1, P2 बिलोंग्स टू है सेट ए में से दो एलिमेंट लिए, वह P1, P2 को वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, P1, P2 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसमें? सेट ए में से रिलेशन वाले सेट में है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर है, तो इसकी डेफिनेशन लगाऊंगा तो वो क्या देगा? P1 व इस ऑर्डर्ड पेयर पर डेफिनेशन लगा रहा हूँ, रिलेशन की है डेफिनेशन, है ना, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसको, इस हिंदी को मैं यूं भी तो बोल सकता हूँ, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मान लो P1 में चार भुजाएं, P2 में चार भुजाएं, तो इसको आप यूं बोलते हो कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। आप इसको यूं भी तो बोल सकते हैं कि P2 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है। इस बात को यूं भी बोल सकते हैं, P1 व P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन किसकी है?
किसकी है, P2, P1 की है। P1, P2 क्या दे रहा है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान, और ये डेफिनेशन क्या देगा, P2, P1 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू सेट ए में, इसलिए R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसके लिए 3 एलिमेंट मानेंगे। लेट P1, P2, P3 बिलोंग्स टू है ए। सेट ए के 3 एलिमेंट मान लिए। वह मानूंगा कि P1, P2 बिलोंग्स टू है R। अब इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, और इसको नंबर 1, तथा P2, P3, P1, P2 बिलोंग्स टू R माना, P2, P3 बिलोंग्स टू R माना। अब इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा वो कि P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है, ये नंबर 2। P1, P2 बिलोंग्स टू R माना, उस पर डेफिनेशन लगा दी। P2, P3 बिलोंग्स टू R माना, उस पर डेफिनेशन लगा दी। अब इन डेफिनेशन को देखूं गौर से तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ये डेफिनेशन क्या देगा कि P1, P3 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल P1, P2, P3 बिलोंग्स टू सेट ए। सो R इज ट्रांजिटिव। R को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ कर दिया, तो R क्या हो गया, तुल्यता संबंध है, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां तक आधा क्वेश्चन हो गया, संबंध है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा देखो, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, इसमें से त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, समकोण 3, 4 और 5 सेमी भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित इसमें से कितने एलिमेंट मैं निकालूंगा इस सेट ए में से। तो देखो हमें इस सेट में जो रिलेशन दे रखा वो क्या है कि जितने भी अपन बहुभुज निकालेंगे उनमें बहुभुजों की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब ये त्रिभुज दिया समकोण, ये तो घुमाने के लिए दिया आपको 3, 4, 5 सेमी लंबाई, है ना। ये 3 लंबाई जो दी है भुजाओं की, उसने आपको क्या दिया, घुमाने के लिए दिया। बोले सर घुमाने के लिए कैसे, देखो आपसे वो पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली पूछ रहा है कि इसको भूल जाओ ना, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव ज्ञात कीजिए। ये समकोण भी भूल जाओ, त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव ज्ञात करो। तो त्रिभुज से संबंधित कौन से एलिमेंट होंगे, तो कौन से होंगे, आप बोलो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इसमें से 3 भुजाओं वाले सारे बहुभुज इससे क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो 3 भुजाओं वालों को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी त्रिभुज होंगे। सभी क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। समुच्चय के कौन से एलिमेंट, जो त्रिभुज है, समुच्चय ए के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो इससे क्या होंगे, संबंधित होंगे। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, और जितने भी त्रिभुज मैं लूंगा यहाँ से वो सारे क्या होंगे, 3 भुजाओं वाले होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। XY तल में, जो XY तल क्या है, ग्राफ खींचते हैं ना अपन, ये XY x डैश y डैश, है ना। ये जो तल है ये क्या है, XY तल है। इसमें जितनी भी रेखाएं मैं खींचूं, जितनी भी रेखाएं मैं खींच सकता हूं, है ना,
उन सभी रेखाओं का जो सेट है, जितनी भी रेखाएं मैं अनंत रेखाएं खींच सकता हूं, उनका सेट क्या है? एल है। ठीक है, ठीक है, एल है। और एल में आर, एल इस जितने इस सेट में आर एक संबंध दिया है कि L1 L2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इस सेट में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालूं, L1 और L2 क्या हो? समांतर। मतलब समांतर रेखाओं का जो समांतर रेखाएं होंगी वो इस सेट के, इस रिलेशन के अंतर्गत एक दूसरे से क्या होंगी? रिलेटेड होंगी, है ना। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमें आर को क्या करना है? तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में। चूंकि एक्स वाई तल में सभी रेखाओं का सेट इक्वल टू क्या दे दिया उसने? एल दे दिया, एल दिया ना। वह एल में संबंध, इस सेट एल में संबंध दे रखा आर, मतलब आर जो है सबसेट होगा किसका? एल क्रॉस एल का। मतलब एल क्रॉस एल, एल का एल के साथ काटते गुणन निकालूं, उसमें से ऐसे ऑर्डर पेयर छांट के निकल के आएंगे जो एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, वो इस रिलेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और आर की डेफिनेशन क्या दी है? आर इक्वल्स टू L1 कोमा L2 सच दैट, इस क्या दिया डेफिनेशन कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। इसको गणितीय रूप में मैं यूं लिखता हूं ना, L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। समांतर रेखाओं का ये निशान होता है। ठीक है, अब इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए इसको सौतुल्य, सममित और संक्रामक अगर अपन सिद्ध कर देंगे तो तुल्यता संबंध है। तो पहले अपन करते हैं सौतुल्य। इसके लिए मानेंगे, माना L जो है कोई एलिमेंट मान लिया मैंने, L1 मान लेता हूँ क्योंकि सेट को L नाम दिया, तो इसका एलिमेंट मैंने क्या मान लिया? L1 बिलोंग्स टू क्या है? L। सेट ए में से एक रेखा निकाल ली मैंने L1, है ना। देखता हूँ वो खुद के साथ रिलेटेड है क्या, तो आप खुद देखो कि कोई भी रेखा खुद के क्या होती है? समांतर होती है। देख लो, चूंकि L1 इज पैरेलल टू L2, कारण दे दो इसको, चूंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए L1 इज पैरेलल टू L1, है ना। कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, तो ये क्या दे रहा है? ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन रिलेशन वाली डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, इसलिए L1 L1 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। सेट L में से जितनी भी रेखाएं लूंगा वो खुद के क्या होंगी? समांतर होंगी। तो क्या हो गया? समतुल्य होगा, इसलिए R समतुल्य है। फिर बात करते हैं सममित की। इसके लिए दो एलिमेंट मानेंगे सेट में से, माना L1 L2 बिलोंग्स टू है L, है ना। वह एक ऑर्डर्ड पेयर मानते हैं अपन कि L1 L2 बिलोंग्स टू R मानेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे कि L2 L1 बिलोंग्स टू R है। तो मैंने मान रहा हूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू है R, मान लिया इसके अंदर है। तो ये डेफिनेशन, इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा ये रिलेशन वाली, तो क्या देगा कि L1 इज पैरेलल टू L2। इस बात को L1 L2 के समांतर है, तो इसको मैं यूं भी लिखता हूं कि L2 इज पैरेलल टू L1, है ना। अब ये जो डेफिनेशन है कौन सा ऑर्डर पेयर देगी? कौन सा देगी कि L2 L1 बिलोंग्स टू है R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। सेट L में से, सेट में से जितने भी दो रेखाएं लेंगे उनके लिए क्या है कि वो इस रिलेशन में आएंगी कब? जब L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो L2 L1 भी बिलोंग्स टू R होंगी। ठीक है, प्रूफ कर दिया। इसलिए R सममित है। सममित भी हो गया, समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब संक्रामक की बात करते हैं। इसके लिए तीन एलिमेंट मानेंगे, माना L1 L2 L3 बिलोंग्स टू है L। सेट L के तीन एलिमेंट मान लिए, वह L1 L2 बिलोंग्स टू R है। इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो वो क्या देगा कि L1 इज पैरेलल टू L2, समीकरण नंबर 1, तथा L2
L3 बिलोंग्स टू है R, इस पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो वो क्या देगा कि L2 पैरेलल है L3 के। तो देखो L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। देखो ये L1 है, ये L2 है, L1 जो है L2 के समांतर है, ठीक है। और L2 किसके समांतर है? L3 के। तो क्या L1 और L3 समांतर है क्या? तो हाँ होंगी, तो वही लिख रहा हूँ मैं। समीकरण 1 व 2 से L1 समांतर है L3 के। ये क्या कौन सा ऑर्डर पेयर देगा कि L1 L3 बिलोंग्स टू है R। देखो मैंने L1 L2 बिलोंग्स टू R माना था, L2 L3 बिलोंग्स टू R माना था, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि L1 L3 बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। सेट ए के 3 एलिमेंट के लिए बात प्रूफ होगी कि यदि पहले 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू R हो, लास्ट के 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू R हो, तो पहला और लास्ट बिलोंग्स टू R हो गया, तो R क्या हो गया? संक्रामक हो गया। इसलिए R संक्रामक है। अब R जो है समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपन यही तो करते हैं कि R जो है समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाए तो वो तुल्यता संबंध होता है। R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिया, ठीक, आधा क्वेश्चन हो गया, तुल्यता संबंध है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब ये जो रेखा दी है ये किस फॉर्म में दी है? देखो y = mx + c, है ना। ये जो रेखा दी है इस फॉर्म में दी है। 11th क्लास में अपन ने देखा था कि रेखा इस फॉर्म में y बराबर mx + c, जहां m क्या है? ये जो 2 है ये क्या है? इस रेखा का ढाल है ना एक्सिस के साथ, और c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बताता है? अंतःखंड। क्या बताता है? अंतःखंड। x y एक्स पे कितना अंतःखंड है ना, तो 4 है ना और 2, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रेखा के से संबंधित, मतलब इस रेखा से संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी जो इसके क्या होंगी? समांतर होंगी। और इसके समांतर रेखा कौन सी होगी? कि y बराबर 2x + c, है ना, जहां c क्या है? कांस्टेंट। यहां c के मान चेंज करते जाएंगे, वो जितनी भी रेखाएं आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? इसके समांतर होंगी। तो वो लिख देते हैं अपन, देखो लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं? यहां लिख रहा हूं, रेखा y = 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं, इससे संबंधित कौन सी रेखाएं होंगी? संबंध कौन सा जो इस क्वेश्चन में गिवन है, और संबंध कौन सा है कि इसके जो समांतर होंगे, है ना। संबंध क्या है? एक रेखा दे दी, उसके समांतर रेखा की हुई, तो इसको इस संबंध को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर क्या होगा? 2x + c। c कोई कांस्टेंट है ना, जहां c एक अचर संख्या है, ठीक है। यहां c के मान में चेंज करता जाऊंगा, और जो रेखाएं जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी इस रेखा की क्या होगी? समांतर होंगी, है ना। समुच्चय है ये जो समुच्चय y बराबर 2x + c, इसकी क्या होंगी? सारी की सारी समांतर होंगी, जहां c एक अचर संख्या है और c का मान क्या करते जाएंगे? चेंज। जैसे 1 रखूंगा तो y बराबर 2x + 1, इसके समांतर होगी। 2 रखूंगा तो y बराबर 2x + 2, इसके समांतर होगी। c के मान चेंज करता जाऊंगा, c के मान चेंज करता जाऊंगा, तो इस रेखा के समांतर रेखाएं आती जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 कि मान लीजिए कि समुच्चय, ये जो सेट दे दिया उसमें 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट में R एक संबंध दे दिया रोस्टर फॉर्म में। जो संबंध दिया है वो किस फॉर्म में दिया? रोस्टर फॉर्म में। द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से आपको सही वाला ऑप्शन है वो चुनना है। पहले में क्या बोल रहा है वो? ए में कि R समतुल्य सममित है तथा किंतु संक्रामक नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। पहला ऑप्शन तो ये दे रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि रिफ्लेक्सिव तथा ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा कह रहा है कि सममित, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब चारों ही हैं, कौन? तीनों ही हैं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो बोले सर ऐसा मत करना कि पीछे से आंसर देख के सीधा आप इसको टिक कर दो कि ए बी या सी जो भी सही है उसकी, है ना।
अपन चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप भी कैसे चेक करोगे देखो, है ना। रफ कॉपी में सेट क्या दिया आपको, 1 2 3 4 और रिलेशन क्या दिया है देखो 1, 2 2, 2 1, 1 4, 4 1, 3 3, 3 और 3, 2। ठीक है, अपन रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव अपन को रोस्टर फॉर्म में दे दे और सेट दे दे तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं अपन, जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव है। देखो सेट में 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या सबके डबलेट्स है क्या, तो देखो आपने देखा 1 का डबलेट है, 4 का भी है, 3 का भी है, 2 का भी, 2 का, 1 का, 4 का, 3 का, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्री के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद हैं रिलेशन में तो सिमेट्रिक है। तो आपने देखा पहले ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, क्या इसका उल्टा 2, 1 है क्या, 1, 2 का उल्टा 2, 1 देखना अपन को, 2, 1 2, 1 कहीं नहीं है, तो मुझे पहले एलिमेंट से ही पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R है, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका रीजन क्या है कि फॉर ऑल, या सारे लिख दो 1, 1 2, 2 3, 3 और 4, 4 बिलोंग्स टू है R, तो ये रिफ्लेक्सिव है। बात आती है ट्रांजिटिव, इसमें बच्चों को थोड़ा सा क्या आता है, जोर आता है ट्रांजिटिव चेक करने में, है ना। देखो और देख लो इसको अच्छे से, ट्रांजिटिव चेक जब अपन करते हैं जो दो डबलेट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उन पे चेक नहीं करते। बोल सर क्यों नहीं करते, देख लो चेक करके देखो, 1, 2 मतलब ये 2 पे एंड हो रहा है और ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, A, B, C, तो A, C क्या होगा, 1, 2 होगा, वो यही। ठीक है, इसी तरह देखो ये 3 वाला देखो 1, 3 3, 3 तो 1, 3 होना चाहिए, वही है, समझ में आ रहा है ना। देखो 3, 3 और 3, 2 AB, BC, तो AC क्या होगा, 3, 2 होगा, वही है ना। तो मतलब ट्रांजिटिव जो डबलेट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उन पे चेक नहीं करेंगे अपन, वो हमेशा ही होंगे ट्रांजिटिव होंगे सारे, है ना। अब बच्चे कौन से, ये और ये, है ना। तो आप देखो 1, 3 है, 3, 2 है, तो क्या 1, 2 है क्या, तो आप देखो 1, 2 है। देखो ये AB मतलब 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर, एक तो ये, इस पे चेक ही नहीं करेंगे अपन, है ना। डबलेट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर पे अपन चेक नहीं करेंगे ट्रांजिटिव, तो काम आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। 1, 3 है, 3 पे एंड हो रहा है, आप देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, ये रहा, तो A, B, C, तो A, C क्या होगा, 1, 2, क्या इसमें 1, 2 है क्या, हाँ है, ठीक है। ये 1, 2 है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, है ही नहीं, इसमें और इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। भी अपन ट्रांजिटिव कब चेक करते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R हो, तो अपन चेक करते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R है या नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है। तो आपने देखा 1, 2 तो बिलोंग्स टू R है, मतलब A, B बिलोंग्स टू R है, B, C मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो हमेशा ही क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। तो आप सिर्फ यही है ऑर्डर्ड पेयर कि AB, BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सुतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। समतुल्य है, सम्मित है, सम्मित तो है ही नहीं, तो ये तो हट गया, ये तो नहीं है। समतुल्य है, संक्रामक है, समतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, ये बात सही है। ये क्या कह रहा है, सम्मित है, सम्मित है ही नहीं। ये कह रहा है तुल्यता, सम्मित नहीं है तो तुल्यता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आंसर में, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका कि R समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। चेक करते समय, ट्रांजिटिव चेक करते समय जितने भी डबलेट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं उन पे अपन चेक नहीं करते, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 की मान लीजिए कि समुच्चय n में सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें R एक रिलेशन है जिसकी डेफिनेशन है कि A, B सच दैट
a इक्वल्स टू b माइनस 2 है, जहां b का मान 6 से बड़े नेचुरल नंबर लेने हैं ना, क्योंकि संबंध जो है नेचुरल नंबर में है, तो a भी नेचुरल नंबर में से, b भी नेचुरल नंबर में से, तो b का मान जो है 6 से बड़ा नेचुरल नंबर में, तो 7 से स्टार्ट करना है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। पूछ रहा है कि ये वाला ऑर्डर पेयर r में है क्या, ये है या ये है, जो भी पूछ रहा है ना, तो सीधा तुक्का नहीं मारना, आपको पहले बताया मैंने, पीछे से देख के आंसर नहीं लिखेंगे। अपन क्या करते हैं, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, बोलो सर नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, कितने लिखेंगे, तो b का मान मुझे 6 से ज्यादा लेना है ना, 6 से ज्यादा लेना है, तो देखो कि b का मान उसने 6, 7, 8 दो ही मान ले रखे हैं ना, तो 2, 4 निकाल के देखते हैं ऑर्डर पेयर, पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है ना। तो पहले चूंकि आंसर में यूं करेंगे अपन, आंसर में ये यूं भी पूछ सकता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो जरूरी नहीं है ऐसे पूछे, बोल दे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, 1 नंबर का पूछ ले, तो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं। क्योंकि R जो है सबसेट है किसका, n क्रॉस n का, वह R इक्वल्स टू क्या है, a, b, सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2 और फॉर ऑल b का जो मान है बड़ा है किससे, 6 से, ठीक है। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए r इक्वल्स टू, जब मैं b का मान लूंगा 7, b बाद में है, देखो b बाद में है, b की जगह मैं 7 रखूंगा, तो a का मान कितना आएगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। a पहले, देखो a पहले लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, b का मान बाद में लिखेंगे, तो बाद में लिखना है ना, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बाद वाले मान b के हैं। b का मान मैंने कहाँ से चालू किया, 7 से। बोले सर 7 से क्यों चालू किया, क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि b जो है 6 से बड़ा है, और 6 से बड़ा, और क्योंकि जो रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो सारे नेचुरल नंबर रखेंगे, और 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 7, ठीक है। फिर मैं b का मान जब रखूंगा 8, b की जगह 8 रखूंगा, तो a का मान कितना आएगा, 6। b की जगह मैं रखूंगा 9, तो a का मान 9 में से दोगे तो 7। फिर b की जगह मैं रखूंगा 10, तो a का मान कितना आएगा, 8। b की जगह मैं रखूंगा 12, तो a का मान कितना आएगा, 10। देख लो 12 में से दोगे तो 10। इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर चलते जाएंगे, है ना, चलते जाएंगे, डॉट 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 का मतलब अनंत तक जाएंगे, b के मान रखते जाएंगे, नेचुरल नंबर अनंत तक चलते हैं, b के मान रखते जाएंगे, a के मान आते जाएंगे, ठीक है। मतलब b का मान जो है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेकंड एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो ये किससे हो रहा है, 4 से। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो मान रखा ही नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट मतलब b की जगह अपन 7 से छोटा मान तो रख ही नहीं सकते, तो 4 रख रखा ही होगा ही नहीं। यहाँ 7 रख रखा है, देखो 7 पर रिलेटेड किससे दिखा रखा है, 8 से, लेकिन 7 रिलेटेड है किससे, 5 से, तो ये भी हट गया। 8 रख रखा है, देखो 8 रख रखा है ना, 8 है, हाँ 8 इसमें रिलेटेड दिखा रखा है 3 से, लेकिन 8 ये रिलेटेड किससे, 6 से, तो ये भी हट गया। 8 किससे रिलेटेड है, 6 से, हाँ ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सी, कौन सा सी में क्या दे रहा है कि 6,8 बिलोंग्स टू है R, 6,8 वाला ऑर्डर्ड पेयर इस R के अंदर है ये, ठीक है। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। वो अगर बोल रहे कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो 2-4 एलिमेंट दिखा के डॉट 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 करके दिखा देंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर वाला सेट अनंत तक जाएगा, और 6 से बड़े नेचुरल नंबर कितने होंगे, अनंत तक जाएंगे, तो सारे दिखा नहीं सकते, इसलिए डॉट 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 पैटर्न बन गया, आगे वो अपने आप बनाता चलेगा, है ना। रिलेशन अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है उसने, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।